रास्ते में डिलीवरी हो रही है, उसके बावजूद भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। सांसद के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं, क्या प्रयास करेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, अत्यधिक वर्षा के कारण ये सड़कें टूटी हैं। बारिश से पहले सड़कें बदहाल नहीं थी। आप भी इस बात के साक्षी हैं कि इन्हीं सड़कों से मैं हर महीने आती थी, पूरे क्षेत्र का दौरा हर महीने करती हूँ और स्वयं देख लेती हूँ सड़कों की हालत। लेकिन इस बार जब मैं आई तो कल ही मुझे इसकी जानकारी दी गई कि अत्यधिक वर्षा के कारण सड़कें टूटी हैं। और आज ही मैंने यहाँ पीडब्ल्यूडी के ईई को बुलाया है ताकि वो मुझे स्टेटस रिपोर्ट मेरे क्षेत्र की पूरी दें कि किस किस जगह की सड़क कितनी कितनी टूटी है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है, कहाँ पुनः बनाने की जरूरत है, और व्यक्तिगत तौर पर इसकी मॉनिटरिंग करके मैं इन सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाऊंगी। अधिकारियों का कहना है कि उनका बजट की कमी होती है, राज्य सरकार से बजट नहीं मिलता है, तो क्या अपने संसदीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाएगी? जिसकी भी आवश्यकता होगी, पैसे की कमी के कारण सड़कें ना बने ऐसा नहीं होगा। अगर हमें अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी होगी तो वित्त मंत्री यहीं से हैं, इसी क्षेत्र से, मैं उनसे निवेदन कर लूंगी। लेकिन आज एक बार मैं स्टेटस रिपोर्ट मंगवा रही हूँ पीडब्ल्यूडी के ईई से अपने पूरे क्षेत्र की उन सड़कों की जो सड़कें टूट गई। योजना आयोग ने जो प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उस पर क्या कहना है आपने? मुझे ये कहना है कि सरकार की बहुत बड़ी संवेदनहीनता का प्रमाण है। हम पहले से सरकार को ये कहते थे कि कोई गरीबी की रेखा का कोई एक मानदंड तय करिए, क्योंकि अलग अलग रिपोर्टों ने अलग अलग दी। तेंदुलकर कमेटी ने अलग, सक्सेना कमेटी ने अलग, लेकिन जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने कहा कि मात्र 32 रुपए अगर आपको प्रतिदिन मिलते हैं तो आप गरीबी की रेखा में नहीं आते। 32 रुपए का मतलब है 960 रुपए महीना। मतलब जो आपने मिनिमम वेजेस तय किया है उससे भी वो 1/3 है। मतलब आज के इस महंगाई के समय में एक तरफ सरकार खाने पीने की तमाम चीजों के दाम बढ़ाती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि गरीब को पेट्रोल डीजल से क्या लेना, लेकिन पेट्रोल डीजल के माध्यम से हर चीज ढुल कर आती है। और इसमें जब ढुलाई के दाम बढ़ते हैं तो गरीब के प्याज की कीमत भी बढ़ती है, नमक की कीमत भी बढ़ती है। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जाना, दूसरी तरफ खाने की चीजों के दाम बढ़ाते जाना, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि मात्र 32 रुपए गरीबी की रेखा में से निकलने के लिए बहुत है। इससे बड़ा बेमेल बयान और इससे बड़ा संवेदनहीनता का प्रमाण सरकार नहीं दे सकती। हम आगामी सत्र में इस मामले को बहुत जोर से उठाएंगे। और अभी जो रथ यात्रा हो रही है आडवाणी जी की, उसमें भी जो विषय हैं उसमें से महंगाई के साथ साथ गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता का मुद्दा भी उठाएंगे। टूरिस्ट इंस्पेक्टर में जो चिदम्बरम का नाम इस तरह से आ रहा है, उस पर ये पहली बार नाम नहीं आया है। अगर आपको याद होगा तो चिदम्बरम साहब की इसमें भूमिका संदिग्ध है, ये बात अनेक बार कही जा चुकी है। यहाँ तक कि पीएससी की वो रिपोर्ट जो टेबल नहीं होने दी गई मगर मेंबर्स को सर्कुलेट हुई थी, उसमें सीधे सीधे भी ये चिन्हित किया गया था। और जो फाइलों पर उनकी नोटिंग है, उस नोटिंग के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि जिस नोटिंग में उन्होंने स्वयं ये कहा कि मामला बंद हो जाना चाहिए। पहले स्वयं फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि ऑक्शन होनी चाहिए, बाद में जो राजा ने कहा उसको मान लेती है। तो चिदम्बरम साहब की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि सीबीआई की जिस कार्यशैली पर हम प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, एक बार पुनः वो कार्यशैली संदेहों के घेरे में आ गई। ये सीबीआई अरुण शौरी और जगमोहन जी के लिए तो जांच करने को तैयार है, जिनका इस आवंटन से दूर दूर तक का लेना नहीं है। लेकिन जो चिदम्बरम सीधे सीधे घेरे में आते हैं, जिनका जो संदेह से परे जिनकी भूमिका नहीं है, फाइलों पर जिनकी नोटशीट लगी है, जिनके हस्ताक्षरों के नीचे सब हुआ है, उनके लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि हम चिदम्बरम की जांच नहीं करेंगे। तो हमारा ये आरोप दिन पुष्ट होता है कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी का स्टैंड क्या रहेगा? चिदम्बरम का इस्तीफा मांगा जाएगा? हमने पहले ही कहा था पिछली बार कि चिदम्बरम की इसकी जांच होनी चाहिए, और इसीलिए आज हमारी मांग ये है कि चिदम्बरम साहब की भूमिका की जांच 2G प्रकरण में सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। किसी भी तरह से और किसी भी दबाव से ये जांच रोकी नहीं जानी चाहिए। आडवाणी जी के पीएम होने की बात को कहा जा रहा है कि उनको पीएम के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक आडवाणी जी का सवाल है, आडवाणी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आदर और श्रद्धा का भाव किसी पद का मोहताज नहीं है। वो जब कुछ भी नहीं थे तब भी कार्यकर्ता उनके प्रति आदर रखता था। जब वो गृह मंत्री थे तब भी वो भाव बना रहा, जब वो उप प्रधानमंत्री थे तब भी वो भाव बना रहा। वो पद पर है या नहीं है
लेकिन वो आदर और श्रद्धा का भाव कार्यकर्ता के मन में था, है और रहेगा। तो इस घोषणा अडवाणी के जी बाद पीएम इन वेटिंग रहेंगे या नहीं? देख, पीएम इन वेटिंग तो कल जो उन्होंने बात कही वो ये कहा कि मेरी पार्टी और मेरे संगठनों में जिनमें मैं रहा हूँ, उन्होंने जो मुझे दिया है वो पीएम पद से ज्यादा है। तो क्या पीएम अभी आपकी इंटरप्रिटेशन है साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जो नया नाम आ रहा है, वेटिंग नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम वेटिंग के लिए आ रहा है, तो उसके मामले ये में केवल मीडिया में है, केवल हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। दीदी आखिरी सवाल, संसदीय क्षेत्र में आपको 2 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन एक भी कार्यालय संसदीय क्षेत्र में आपका नहीं है। आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है। देखिए, मैंने कभी कहा ही नहीं था कि मैं संसदीय क्षेत्र में कार्यालय खोलूंगी। मैंने कहा था कि भोपाल मेरे कार्यालय का सेंटर पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खाते गांव से विदिशा में कार्यालय खोलूं तो नहीं चलेगा। और भोपाल में मेरा कार्यालय लगातार चल रहा है और एडिशनल पीएस स्तर के कार्य, वो छोटे नहीं, पीएस के तुरंत बाद एडिशनल पीएस का नाम आता है। एडिशनल पीएस स्तर के मेरे अधिकारी उस कार्यालय में बैठते हैं, लगातार हर दिन वो कार्यालय खुलता है और हर महीने मैं स्वयं दौरा करती हूँ क्षेत्र का और अपने बंगले पर भी जन सुनवाई करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं एक क्षेत्र में कार्यालय खोलूंगी, वो मेरी शैली नहीं है। इसलिए भोपाल में मेरा कार्यालय हर रोज चलता है और बहुत बड़ा अधिकारी मैंने वहाँ बैठा रखा है। समय नहीं, 2 मिनट। हाँ, क्या मेहनत से आप असाधारण वक्ता हैं, लेकिन 2 स्पीचें आपकी बहुत अच्छी रही। एक तो जन लोकपाल विधेयक के पक्ष में सद्भावना मिशन के उसमें, लेकिन उसमें जो आपने बोला तो उसमें महबूबा मुफ्ती ने उसका खंडन किया, उस पर मैंने उस पर अगले उसी दिन ट्वीट कर दिया। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना था, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती जी ने एनआईसी की मीटिंग में कहा था, मैंने हूबहू वही बात सद्भावना मिशन के मंच से कही है, एक भी बात अपनी ओर से जोड़ी नहीं। ये प्रदेश में सड़कों की स्थिति हमने अभी समीक्षा की है सबके साथ बैठ करके, और जो छोटी सड़कें उनकी मरम्मत 2 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, ये मुझे आश्वासन दिया गया। बाकी सब एजेंसियों को भी कह दिया गया। पानी इस बार इतना बरसा और पानी और डाबर का आपस में दुश्मनी है, ये आपको मालूम है, उसके कारण सड़कों की हालत खराब हुई है। लेकिन आज बहुत लंबी चर्चा हमने सड़कों पर। राज्य सरकार धनराशि नहीं दे रही है सड़कों के लिए। नहीं, हो गई बात। तो साथ ही वित्त मंत्री बैठे थे, साथ ही वित्त मंत्री बैठे। मीटिंग बहुत अच्छी रही आपकी। मीटिंग बहुत अच्छी रही 7 योजनाओं के लिए, क्योंकि मैंने एक कार्यशैली यहाँ तय कर दी है कि हम अगली बैठक तक का जो 3 महीने का समय है उसी के लिए टारगेट फिक्स करते हैं, उसी की समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा में प्रतिशत बहुत अच्छा निकला है।